नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश की इस श्रृंखला में अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन का अध्ययन करने। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, पहले हम उन प्रश्नों की थोड़ी सी प्रकृति समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो जनरली आते हैं किसी स्थान से संबंधित, और वह स्थान क्यों प्रसिद्ध है इससे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम ओवरऑल एक ठीक-ठाक अध्ययन करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम इसे 2 भाग में रखेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 भाग में तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन व्यवस्था जाएगी। इतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से कि उत्तर प्रदेश में आखिर पर्यटन के बारे में बातचीत होना, सरकारी तौर पे उसके लिए प्रयास होना, ये चीज़ें कब शुरू हुई, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और फिर एक-एक करके हम एक-एक नगर पे बात करेंगे, एक-एक जगह पे बात करेंगे जो फेमस है। उसके अलावा जो विशिष्ट मेले हैं, जो उत्सव हैं, उन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक बार ज़रा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएँ इससे। तो एक बार शेयर करिए और फिर हम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में सरकारी प्रयास पर्यटन को लेके कब शुरू हुए, या सरकार और व्यवस्था कब इस बात को लेकर के जागरूक हुई कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के अवसर भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये पहली बार हुआ स्वतंत्रता के बाद सन 1956 में, जब प्रदेश में एक पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद काफी लंबा समय लग गया हमें पर्यटन के लिए एक निदेशालय बनाने में। 1956 में प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई और 1956 से फिर 72 आ गया, 1972, तब जाकर के प्रदेश में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हो पाई। फिर पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई उसके और 2 वर्षों के बाद 1974 में, और प्रथम पर्यटन नीति आई देश की 1998 में। और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। जो पर्यटन से संबंधित कालक्रम है उसको ऐसे याद रखो कि पहली बार बना था पर्यटन विभाग, उसके बाद स्थापना हुई पर्यटन निदेशालय की, और उसके बाद स्थापना हुई पर्यटन निगम की। पर्यटन विभाग बना 1956 में, पर्यटन निदेशालय बना 1972 में, और पर्यटन निगम की स्थापना हुई 1974 में। और उसके बाद राज्य से संबंधित पहली पर्यटन की नीति 1998 में आई, और इसी वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला सन 1998 में, और पर्यटन में रोजगार व शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान है, लखनऊ में एक जगह पड़ती है चिन्हट, वहां पे पर्यटन में शोध के लिए, पर्यटन में प्रबंधन के लिए, सीखने के लिए एक जगह है चिन्हट में, मान्यवर काशीराम के नाम से लखनऊ में एक जगह है। वर्ष 2000 और 2001 में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पर्यटन को लेके वहां की जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है उसको देखना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। अब मैनेजमेंट को कैसे देखेंगे, तो पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो लगा कि पर्यटन को लेकर के हमें सदैव पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों ना हम पर्यटन के लिए एक अलग से पुलिस व्यवस्था हम तैयार कर लें। तो पर्यटन पुलिस का गठन किया गया, और ये गठन करके आगरा, वाराणसी और लखनऊ में इन्हें तैनात किया गया। तो पर्यटन पुलिस की पहली तैनाती वर्ष 2000-2001 में की गई, और 3 जगहों पे की गई। कहाँ? आगरा, वाराणसी और लखनऊ में। आगे इसे फिर कुछ और जगहों पे बढ़ाया गया, उनमें एक जगह झांसी, एक प्रयागराज और एक मथुरा। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि पर्यटन पुलिस की तैनाती कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ नहीं है, तो आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, प्रयागराज और मथुरा, ये जगहें आपको याद रखनी है। 2015 में ग्रामीण पर्यटन नीति भी आई, उसकी भी घोषणा की गई। फिलहाल नई पर्यटन नीति 2022 लागू है, जो 2027 तक चलेगी। फिलहाल कौन सी पर्यटन नीति चल रही है? नई पर्यटन नीति 2022, और इसका काल कहां तक है?
27 तक है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश में अगर कहीं आते हैं तो आपको पता है उत्तर प्रदेश क्या, अगर कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि वो ताजमहल देखे। तो आगरा में सबसे ज्यादा आते हैं, वाराणसी में आते हैं, लखनऊ आते हैं, और इन्हें हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया गया है। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, जितने भी याद हो सकते हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति का कोई अता पता नहीं होगा, कभी भी कैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज के लिए डिस्कवर योर रूट्स एक योजना चलाई जा रही है। ये अच्छा प्रश्न आपका हो सकता है। ये योजना है डिस्कवर योर रूट्स, यानी बहुत पहले भारत से कोई चला गया और विदेश में जाकर के रहने लगा, और अभी वो यहाँ पे अपने लोगों को जानना चाहता है कि वो कहाँ रहते थे, कौन थे, क्या थे, ये पता करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए एक योजना चलाई जा रही है, और उस योजना को नाम दिया गया है डिस्कवर योर रूट्स, अपनी जड़ों को खोजिए। ये योजना याद रखिएगा। जापान की सहायता से एक और व्यवस्था की गई है, बौद्ध परिपथ तैयार किया गया है, क्योंकि जापान जो है वो बुद्धिज्म को मानने वाला देश है। तो उसकी सहायता लेकर के, और हमारे यहाँ बुद्धिज्म का केंद्र है, हमारा देश तो बुद्धिज्म का केंद्र है, बुद्धिज्म का जन्मदाता है हमारा देश। तो जापान ने सहायता दी है, और उनकी सहायता से एक बौद्ध परिपथ योजना बनाई गई है, जिसमें वो जगह शामिल है जो किसी न किसी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवान बुद्ध के जीवन काल के किसी संस्मरण से, किसी घटना से संबंधित है। उन सारी जगहों को जोड़ने की योजना है। प्रदेश में 12 पर्यटन सर्किट अवस्थित है। यहां से एक आध प्रश्न आपका बन सकता है। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि पूरे प्रदेश में कुल कितने पर्यटन सर्किट है। तो प्रदेश में कुल पर्यटन सर्किटों की संख्या है 12, और उन पर्यटन सर्किटों के नाम प्रॉपरली दिए गए हैं, और अलग अलग चीजों से संबंधित वो पर्यटन सर्किट है। पहला जो पर्यटन सर्किट है उसे नाम दिया गया है रामायण सर्किट। रामायण सर्किट, जैसा कि नाम है, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें वो जगहें शामिल होंगी जो भगवान राम के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी हुई हैं। वो चीजें रामायण सर्किट में शामिल है, या हम ये ऐसी समस्त जगह हैं जिनका उल्लेख राम तथा रामायण रामचरितमानस के दौरान होता है, वो जगहें शामिल की गई हैं कहाँ? रामायण सर्किट में। रामायण सर्किट के तहत अब इम्पोर्टेंट जगह कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जगह वह हो सकती है जहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अयोध्या के बाद चित्रकूट, बिजेथुआ, महावीरान, ये सुल्तानपुर की एक जगह है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा अगर आपके लिए बनेगा रामायण सर्किट से, तो क्योंकि ये थोड़ा अलग है। बिजेथुआ, महावीरान, महावीर हनुमान से याद रखो, हनुमान का उल्लेख रामायण में है, ऐसे याद रखो। महावीरान शब्द सुल्तानपुर में है ये, और इसको याद रखना है कि रामायण सर्किट का एक हिस्सा है। और कानपुर में एक जगह है बिठूर, वह भी रामायण सर्किट का हिस्सा है। तो महत्वपूर्ण जगह जो रामायण सर्किट में है, पहली जगह अयोध्या है, दूसरी जगह चित्रकूट है, तीसरी जगह बिठूर है, और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वह सुल्तानपुर में अवस्थित है, बिजेथुआ महावीरान, ये जगह है। दूसरा कृष्ण ब्रिज सर्किट है। कृष्ण ब्रिज सर्किट, सीधी सी बात, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जगह, मतलब जो ब्रजभूमि है उससे संबंधित जो जगह है उसको कृष्ण सर्किट में रखा गया है। अब सीधी सी बात है, कृष्ण सर्किट में क्या क्या आएगा? मथुरा आएगा, गोकुल आएगा, वृंदावन आएगा, बरसाना आएगा, ये सारी जगह वहीं पे आएंगी, और उसके आसपास का क्षेत्र जिनका संबंध कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं से है, उनके प्रारंभिक जीवन से है, उन सारी जगहों को कृष्ण ब्रिज सर्किट के अंतर्गत रखा गया। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धिस्ट सर्किट, क्योंकि भगवान बुद्ध से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण जगहें अगर पूरे देश में कहीं पाई जाती हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जगह उत्तर प्रदेश में है। इसमें कपिलवस्तु, पिपरवा, सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु वो जगह हो गई। सारनाथ जो कि वाराणसी में है वो हो गया। श्रावस्ती, श्रावस्ती भी हो गया। संकिसा, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र बरेली का क्षेत्र, देवदह और रामग्राम महाराजगंज, ये वो महत्वपूर्ण जगह हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत आती हैं। कपिलवस्तु के तो राजा ही थे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में आपको पता है धम्म उपदेश दिया था उन्होंने। श्रावस्ती और कुशीनगर भी इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कुशीनगर में देह त्याग किया था बुद्ध ने। ठीक है,
फिर बुंदेलखंड सर्किट है। बुंदेलखंड सर्किट का मतलब वो सारे जिले जो बुंदेलखंड रीजन में आते हैं वो सब इसी के तहत आ जाएंगे। इनमें चरखारी है, चित्रकूट है, कालिंजर है, देवगढ़ है, ललितपुर है, झांसी है, ये वो क्षेत्र है। महोबा भी इसी के अंतर्गत आएगा, उरई भी इसी के अंतर्गत आएगा, जालौन भी इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो जिलों के रूप में आएंगे, पर्यटन स्थलों के रूप में नहीं। ठीक। फिर रामायण सर्किट के बाद अगला जो है वो है वाइल्ड लाइफ एवं इकोसिस्टम टूरिज्म। वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम टूरिज्म, हमने जहाँ कहीं भी नेशनल पार्क बना के रखे हैं, हमने जहाँ कहीं भी वन्य जीव अभ्यारण्य बना के रखे हैं, हमने जहाँ कहीं भी पक्षी विहार बना के रखे हैं, हमने जहाँ कहीं भी एलिफेंट रिजर्व बना के रखे हुए हैं, हमने जहाँ कहीं भी टाइगर रिजर्व बना के रखे हुए हैं, हमने इस तरह की चीजें जो वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए हैं, उन जगहों को पर्यटन के रूप में भी विकसित किया है। तो उन जगहों को ऐड किया गया है वाइल्ड लाइफ एवं इकोसिस्टम टूरिज्म के रूप में। कौन कौन से हैं देख लो थोड़े, हालांकि इनका विस्तार से उल्लेख हम वन जीव वाले भाग में कर चुके हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर, करतनिया घाट बहराइच, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, महावीर स्वामी सेंचुरी ललितपुर, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी उन्नाव, पटना वर्ल्ड सेंचुरी एटा, सुरहाताल सेंचुरी बलिया, विजय सागर सेंचुरी महोबा, शेखा झील अलीगढ़, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। ये कुछ जगह हैं, दिमाग में रखिएगा कौन सी जगह कहाँ पे है, इतना आपसे प्रश्न बन सकता है। फिर आता है महाभारत सर्किट। महाभारत सर्किट में वो जगहें आती हैं जिनका उल्लेख आपको महाभारत की कहानी के दौरान मिलता है, कौरवों और पांडवों की कहानी के दौरान मिलता है। जिन जगहों का उल्लेख होता है वो जगह कौरवों और पांडवों से और महाभारत की घटनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए उन जगहों के लिए जिस सर्किट को नाम दिया गया उस सर्किट को कहा गया महाभारत सर्किट। इसमें हस्तिनापुर है, अहिछत्र बरेली है जहाँ की द्रौपदी थी, कौशाम्बी है, कीचक वध स्थल राठ हमीरपुर में कीचक को मारे जाने की जगह वो है, विदुर कुटी है बिजनौर में। ये कुछ महत्वपूर्ण जगह है। उसके बाद शक्तिपीठ सर्किट है, यानी यह वो जगह है जो शाक्त धर्म मानने वाले लोगों के लिए है। हालांकि हमारे देश में शाक्त धर्म की तो बात छोड़िए, ज्यादातर समुदाय मात्र देवी पूजक हैं। तो शाक्त पीठ सर्किट का मतलब हुआ वो स्थान जहां पर नव देवियों में से कोई भी एक देवी या सारी देवियां, उनके जो स्थल हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है, उनको कहते हैं शक्तिपीठ सर्किट। ठीक है। इनमें पाटेश्वरी देवी देवी पाटन बलरामपुर में, कड़ावासिनी देवी कौशाम्बी में, ललिता देवी नैमिषारण्य में, ज्वाला देवी सोनभद्र में, शाकुंभरी देवी सहारनपुर में, शिवानी देवी चित्रकूट में, कात्यायनी देवी मथुरा में, शीतला चौकिया धाम जौनपुर में, सीता समाहित स्थल भदोही में, अरूपी देवी प्रयागराज में, विशालाक्षी देवी वाराणसी में, बेला देवी व गायत्री शक्तिपीठ सुमेरपुर में, भैरागढ़ माता कौंच जालौन में, चंडिका देवी बक्सर उन्नाव में, कुष्मांडा देवी घाटमपुर में, तरकुलहा देवी गोरखपुर में और माँ शीतला देवी मऊ में। ये देवियों से संबंधित जो स्थल हैं उनको शक्तिपीठ सर्किट के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं आध्यात्मिक स्थल। आध्यात्मिक स्थल वो स्थल है जहां पर निर्गुण भक्ति को मानने वाले संत हुए या उनका कार्य क्षेत्र रहा या उनका जन्म स्थल रहा। तो ऐसे क्षेत्र जो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित संतों से संबंधित हैं उनको हम इस नाम देते हैं आध्यात्मिक सर्किट। इनमें बलरामपुर है, संत रविदास स्थल, बाबा हरि बाबा आश्रम गाजीपुर है, भारद्वाज आश्रम प्रयागराज है, भृगु ऋषि आश्रम फतेहपुर है, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में, माँ परमेश्वरी देवी आजमगढ़ में, दुग्धेश्वर शिव स्थल देवरिया में, हनुमत धाम शाहजहांपुर में, मखौड़ा धाम बस्ती में। फिर सूफी कबीर सर्किट, कबीर वाला जो सर्किट है, मगहर देवा शरीफ बाराबंकी ये सूफियों का है, दरगाह सूफी शाह शरीफ फिरोजाबाद, लहर तारा आश्रम वाराणसी में, खनकाह ए नियाजिया बरेली में और किछौचा शरीफ मेरठ नगर। फिर बात आती है जैन सर्किट की। इसमें हस्तिनापुर, बटेश्वर आगरा, कंपिल फरुखाबाद, चंद्रप्रभु मंदिर वाराणसी, बाहुबली जैन मंदिर फिरोजाबाद, मंगलायतन जैन मंदिर हाथरस, दिगंबर जैन मंदिर रामनगर। ये कुछ मुख्य जगह है। अंत में एक और जगह आती है जिसको हम कहते हैं शिल्प सर्किट, यानी ऐसी जगह जो हस्तकला और ललित कलाओं के लिए प्रसिद्ध है।
हस्तकलाओं और ललित कलाओं के लिए जानी जाती है, उनको हम शिल्प सर्किट कहते हैं। इसमें तारकसी की शिल्प है मैनपुरी में, पीतल शिल्प मुरादाबाद, हथकरघा पिलखुआ हापुड़ में, बनारसी साड़ी एवं स्टोन कार्विंग वाराणसी में, स्टोन कार्विंग है ये, स्टोन कार्विंग वाराणसी में, पीतल के बर्तन मिर्जापुर में, पॉटरी उद्योग चुनार में, सिल्वर फिश शिल्प मौदहा हमीरपुर में, टेराकोटा गोरखपुर और पॉटरी का काम खुर्जा में है। स्वतंत्रता संग्राम सर्किट यानी 1857 की क्रांति से लेकर के आजादी तक उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कोई चीजें हैं उसे हम स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के नाम से जानते हैं। इसमें बावन इमली है फतेहपुर, काकोरी, चौरी चौरा गोरखपुर, महुआ डाबर बस्ती, ये कुछ जगह हैं। बौद्ध परिपथ के तहत एक योजना चलाई जा रही है जिस योजना का नाम है मैत्रेय परियोजना, और इसके तहत कुशीनगर में बुद्ध की 500 मीटर ऊंची एक प्रतिमा बनाई जा रही है। यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में 1983 में ताजमहल को शामिल किया गया था, आगरा किला 1983 में शामिल किया गया था और फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया। अमूर्त धरोहरों में याद रखना, अमूर्त धरोहरों में यूनेस्को की अमूर्त धरोहरों में रामलीला को शामिल किया गया 2008, सिटी ऑफ म्यूजियम के रूप में काशी को 2016 में और कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की जो टैग लाइन है वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश विभाग की टैग लाइन है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो यहाँ तक हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको अप्रोक्सीमेट कवर कर लिया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम बहुत छोटे छोटे वीडियोस करके चीजों को कवर करेंगे, बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे एक एक स्थल को लेकर के हमें अध्ययन करना है और सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन वही रहने वाला है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न भी वहीं से निकलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ लगातार और देखते रहिए इन वीडियोस को। मिलेंगे एक और वीडियो में एक और दिन, तब तक के लिए नमस्कार।